नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक ऐसे डॉक्ट्रिन पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन नहीं है, बल्कि पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर की पॉलिटिकल हिस्ट्री, रेजिम चेंजेस, इंटरवेंशन और पावर पॉलिटिक्स को समझने के लिए की है। टॉपिक है मोनरो डॉक्ट्रिन। 1823 से लेकर 21वीं सेंचुरी के इंटरवेंशन तक का सफ़र। यह टॉपिक आज के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2025-26 में मोनरो डॉक्ट्रिन को ओपनली रिवाइव किया गया है और उसका डायरेक्ट यूज़ वेनेजुएला के अगेंस्ट यूएस मिलिट्री लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन को जस्टिफाई करने के लिए किया गया है। इसलिए यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि लाइव जियोपॉलिटिक्स है। यूपीएससी के लिए देखें तो यह टॉपिक जीएस पेपर 2 अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी, ऐसे, इंटरव्यू और वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल ओवरलैप में परफेक्टली फिट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नेचुरल अपने जो टॉपिक्स हैं उनसे हटकर एक डॉक्ट्रिन समझते हैं जिसने हाल ही में बहुत हंगामा क्रिएट किया है। सबसे पहले समझते हैं कि मोनरो डॉक्ट्रिन ओरिजिनली था क्या। मोनरो डॉक्ट्रिन को 1823 में उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो ने प्रोक्लेम किया था, लेकिन प्रैक्टिकली इस डॉक्ट्रिन का इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन क्विंसी एडम्स ने। इस डॉक्ट्रिन का बेसिक आइडिया था एक सिंपल लेकिन बोल्ड डिक्लेरेशन: वेस्टर्न हेमिस्फीयर अब यूरोपियन पावर्स के लिए क्लोज्ड है। इसका मतलब यह था कि यूरोप नए कॉलोनीज अमेरिका में स्टैब्लिश नहीं करेगा। यूरोप लैटिन अमेरिका के न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स में इंटरफेयर नहीं करेगा और बदले में यूनाइटेड स्टेट्स भी यूरोप के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस डॉक्ट्रिन ने वर्ल्ड को दो सेपरेट स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया था उस समय पर। यूरोप, जहाँ पर उस समय पर मोनार्कीज और पुराने एम्पायर्स चलते थे, और अमेरिका, जब उस समय पर रिपब्लिक हुआ था और एक न्यूली इंडिपेंडेंट यूनियन ऑफ स्टेट्स था। इसे यूएस ने इनडायरेक्टली यह सेट किया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर का प्राइमरी गारंटर यूनाइटेड स्टेट्स स्वयं होगा। मोनरो डॉक्ट्रिन का कुछ कोर प्रिंसिपल है जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहला प्रिंसिपल है नॉन कोलोनाइजेशन। यूरोप अमेरिकाज में कोई नई कॉलोनी नहीं बनाएगा। यह डायरेक्टली स्पेन, फ्रांस और रशिया के लिए वार्निंग थी। दूसरा प्रिंसिपल था नॉट नॉन इंटरवेंशन बाय यूरोप, मतलब यूरोप किसी भी अमेरिका स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस या ओवरथ्रो नहीं करेगा। तीसरा प्रिंसिपल था यूएस का यूरोपियन अफेयर्स से डिस्टेंस, अर्थात यूएस भी यूरोप के वार्स, अलायंसेस और पावर स्ट्रगल में पार्ट नहीं लेगा। चौथा प्रिंसिपल था सेपरेट स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कि दोनों रीजन्स एक दूसरे का सिस्टम की रिस्पेक्ट करेंगे। और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल था हॉस्टाइल एक्ट डॉक्ट्रिन। अगर यूरोप ने इंटरफेयर किया तो यूएस उसे अपनी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हॉस्टाइल एक्ट मानेगा। यह सब सुनने में डिफेंसिव लगता है, और ओरिजिनली यह जो डॉक्ट्रिन थी वो डिफेंसिव ही थी, इंपीरियल नहीं। पर कैसे इस डॉक्ट्रिन कुछ शब्दों का तो शब्दों का मतलब बदलकर इसको पूरी तरह चेंज कर दिया गया, वो हम आगे देखेंगे। अब समझते हैं कि 1823 में इस डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों पड़ी। लैटिन अमेरिका उस समय स्पेनिश एम्पायर से रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था। मेक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे स्टेट्स न्यूली बॉर्न थे। स्पेन और पोर्तुगल अपनी लॉस्ट कॉलोनीज वापस लेने का सोच रहे थे। साथ ही रशिया अलास्का से साउथ की तरफ एक्सपेंड कर रहा था। फ्रांस और होली अलायंस मोनार्कीज रिपब्लिक मूवमेंट को सप्रेस करना चाहती थी। यूनाइटेड स्टेट्स को उस टाइम डर लग रहा था कि अगर यूरोप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वापस आ गया तो
रिपब्लिकन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और यूएस की सिक्योरिटी डायरेक्टली थ्रेटन होगी। इस स्टेज पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि ब्रिटेन ने मोनो डॉक्ट्रिन को अनऑफिशियली सपोर्ट किया था, क्योंकि ब्रिटिश रॉयल नेवी चाहती थी कि कोई और यूरोपियन पावर अमेरिका में फुटहोल्ड न बनाए। स्वयं ब्रिटेन उस समय भारत पर कब्जा कर रहा था और बाकी जगहों पर कॉलोनीज बना रहा था, पर ब्रिटेन भी कॉम्पिटिशन के चलते यही नहीं चाहता था कि फ्रांस, डच, स्पेन या कोई भी यूरोपियन नेशन कहीं और कॉलोनीज ना बनाए, जिससे कि उनकी कॉलोनीज वर्ल्ड भर में सबसे ज़्यादा हों। लेकिन उस समय यूएस के पास उस वक्त मिलिट्री पावर नहीं थी, इसलिए मोनो डॉक्ट्रिन एक डिक्लेरेटिव पॉलिसी थी, एनफोर्समेंट कैपेसिटी नहीं थी। 1823 से ऑलमोस्ट 19वीं सेंचुरी तक मोनो डॉक्ट्रिन ज़्यादातर पेपर डिक्लेरेशन ही रहा। यूएस ने इस पीरियड में लिमिटेड इंटरवेंशन की, अपनी कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन पर फोकस किया और यूरोप के मेजर कॉन्फ्लिक्ट से डिस्टेंस रखा। इस फेज में मोनो डॉक्ट्रिन एक सिंबॉलिक असर्शन था, ना कि एग्रेसिव टूल। अब आते हैं मोनो डॉक्ट्रिन के मोस्ट डेंजरस और कंट्रोवर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन पर। रूजवेल्ट कोरोलरी 1904, जिसे हम 1904 में कहते हैं। 1904 में प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने मोनो डॉक्ट्रिन का एक नया इंटरप्रिटेशन दिया। इस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग अगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में क्रोनिक रॉन्ग डूइंग या इंस्टेबिलिटी है तो यूएस को इंटरवीन करने का राइट है। मैंने कहा था ना फ्रेंड्स कि शब्दों के थोड़े से हेरफेर से पूरी डॉक्ट्रिन जो कि डिफेंसिव थी उसे ऑफेंसिव धीरे धीरे कैसे बनाया गया, देखते जाइए। इस मोमेंट पर मोनो डॉक्ट्रिन डिफेंसिव से ऑफेंसिव बन गई, एंटी कॉलोनियल से इंटरवेंशन करने वाली बन गई। यूरोपियन इंटरफेरेंस रोकने के साथ साथ यूएस इंटरफेरेंस जस्टिफाई करने का टूल बन गया। यहीं से यूएस ने लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड ट्रीट करना शुरू कर दिया। रूजवेल्ट कोलोनी के बाद यूएस ने मिलिट्री ऑक्यूपेशन की, रेजिम चेंजेस की और पपेट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। बिटवीन 1898 से 1994 तक यूएस ने लैटिन अमेरिका में 41 बार गवर्नमेंट चेंज करने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल प्ले किया है। क्यूबा, निकारागुआ, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, पनामा, कोई कंट्री ऐसी नहीं थी जहां मोनो डॉक्ट्रिन के नाम पर यूएस इन्फ्लुएंस ना रहा हो। इस स्टेज पर मोनो डॉक्ट्रिन एक हेजेमोनिक डॉक्ट्रिन बन चुकी थी। कोल्ड वार के टाइम पर मोनो डॉक्ट्रिन को एक नई लाइफ मिली। अब जो थ्रेट पहले यूरोप से मिलती थी, अब वह यूरोप से न मिलकर सोवियत यूनियन से मिल रही थी। सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म यूएस के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट था। यूएस ने मोनो डॉक्ट्रिन को यूज किया क्यूबा में बे ऑफ पिग्स और मिसाइल क्राइसिस 1962 के केसेस में, और चिली, ग्वाटेमाला जैसी कंट्रीज में लेफ्ट विंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूएस ने इसे यूज किया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान यूएस ने क्लियरली बोला कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सोवियत मिलिट्री प्रेजेंस अनएक्सेप्टेबल है। यह पूरे मोनो डॉक्ट्रिन का कोल्ड वार वर्जन था। कोल्ड वार के बाद मोनो डॉक्ट्रिन ऑफिशियली ज़्यादा डिस्कस नहीं होती। यूएस ने लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की बात की, ग्लोबलाइजेशन और मल्टीलैटरलिज्म को पुश किया, लेकिन डॉक्ट्रिन कभी मरा नहीं, सिर्फ डोरमेंट पड़ा रहा। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, जो एग्जाम और एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मोनो डॉक्ट्रिन को ओपनली रिवाइव किया गया और इसका इन्फॉर्मल नाम दिया गया डोनरो डॉक्ट्रिन। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर डोनरो डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन को 2025 यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाया गया। चाइना, रशिया और ईरान के लैटिन अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट टूल की तरह यूज किया गया। यह रिवाइवल क्लियर सिग्नल था कि यूएस वेस्टर्न हेमिस्फीयर को दोबारा अपना एक्सक्लूसिव हेमिस्फीयर मान रहा है। इस रिवाइवल का सबसे ड्रामेटिक एग्जांपल है वेनेजुएला ऑपरेशन। 3 जनवरी 2026 को यूएस ने ऑपरेशन
एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में यूएस डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मोडुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर किया। ऑपरेशन को लॉ एनफोर्समेंट एक्शन क्लासिफाई किया गया, जबकि था ये एक मिलिट्री एक्शन। इसका ऑब्जेक्ट था मडुरो को यूएस में ट्रायल के लिए लाना, और 2020 के नार्को टेररिज्म चार्जेस के बेसिस पर यह एक हाई रिस्क डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी, जो सोवियती नॉर्म्स के जो किसी भी कंट्री के सोवियती नॉर्म्स को डायरेक्टली चैलेंज करती है। यूएस ने मडुरो पर रिको एक्ट के अंडर चार्जेस लगाए, कार्टेल ऑफ द सन्स के लीडर होने का एलिगेशन भी लगाया, एफएआरसी के साथ कोकेन ट्रैफिकिंग का नेक्सस भी बताया, और ड्रग्स को वेपन अगेंस्ट यूएस सोसाइटी की तरह यूज करने का चार्जेस भी लगाया। यह लीगल फ्रेमिंग मोनरो डॉक्ट्रिन को जुडिशियल मिलिट्री हाइब्रिड टूल बना देती है। अब आप फ्रेंड्स देखते आ रहे हैं, पहले जो डॉक्ट्रिन एक डिफेंसिव मैकेनिज्म थी, वो कैसे 1898 के बाद 1992 तक भी एक ऑफेंसिव रही, और फिर वो डोरमेंट हो गई, और अब ये कैसे एक जुडिशियल मिलिट्री हाइब्रिड टूल बन चुका है। कैसे ये एक ही ट्रीटी बार बार अपना रूप चेंज कर रही है। वेनेजुएला एक्शन के पीछे सिर्फ डेमोक्रेसी या ड्रग्स नहीं थे, इसके मेजर ड्राइवर्स थे माइग्रेशन क्राइसिस। 1 मिलियन से ज़्यादा वेनेजुएला यूएस बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। दूसरा था एनर्जी सिक्योरिटी। आपको सभी को पता होगा, वेनेजुएला के पास दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, लगभग 300 बिलियन बैरल। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कहा जाए तो चाइना, रशिया और ईरान का वेनेजुएला में इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा था, और शेवरॉन लास्ट मेजर यूएस ऑयल कंपनी थी जो वहां ऑपरेट कर रही थी। इसलिए यह एक्शन आइडियोलॉजी, रिसोर्सेस और जियोपॉलिटिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यूएस ने 2024 वेनेजुएला इलेक्शन को इलेजिटिमेट बताया, और ऑपरेशन लीडर एडमुंडो गोंजालेस को लेजिटिमेट प्रेसिडेंट सपोर्ट किया। यह क्लियर रेजिम चेंज पोस्टर था, जो मोनो डॉक्ट्रिन के अंदर मॉडर्न अवतार को दिखाता है। फ्रेंड्स, यूएस खुद को डेमोक्रेटिक बताता है, पर हिपोक्रेटिक होने के नाते वह दूसरे देशों में इलेक्शन इंटरफेरेंस करके वहां की गवर्नमेंट को चेंज करने की भरपूर कोशिश करता है। ऐसा यूएस ने लाखों बार किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्रिटिक्स ने इस इंटरवेंशन को ऑयल ड्रिवन इम्पीरियलिज्म कहा, स्टेट ऑफ द थेफ्ट ऑफ द रिसोर्स बोला, और मागा वेज भी अनईजी था क्योंकि फॉरेन इंटरवेंशन का फियर था। आज मोनरो डॉक्ट्रिन एंटी कॉलोनियल शील्ड से हेजेमोनिक स्वॉर्ड बन चुकी है, यूएस लैटिन अमेरिका रिलेशन को डिफाइन करती है। सोवियती वर्सेस पावर पॉलिटिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह डॉक्ट्रिन दिखाता है कि ग्रेट पावर प्रिंसिपल्स को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग री इंटरप्रेट करते हैं। इस टॉपिक का रेलेवेंस जीएस पेपर 2 फॉरेन पॉलिसी, इंटरवेंशन और सोवियटी के हिसाब से परफेक्ट एग्जाम्पल सेट होता है। फ्रेंड्स, मोनरो डॉक्ट्रिन एक परफेक्ट केस स्टडी है, जहां आइडियोलॉजी, लॉ, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स इंटरसेक्ट करते हैं। एंड में मोनरो डॉक्ट्रिन का जर्नी हमें यह सिखाता है कि डॉक्ट्रिन स्टैटिक नहीं होते, पावर बदलने के साथ मीनिंग बदल सकता है और बदलते भी हैं। जो प्रिंसिपल्स कभी एंटी एंटी इंपीरियल था, वही बाद में अब इंपीरियल का टूल बन चुका है। 1823 का मोनरो डॉक्ट्रिन और 2026 का मोनरो डॉक्ट्रिन नाम से हमें नेचर नहीं। फ्रेंड्स, आपको यह टॉपिक फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके बताइएगा, तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।